हेलो स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखो बेटा एक ये जो स्फेरिकल मिरर जो है वो एक स्फीयर के एक पोर्शन से बनाए जाते हैं। जैसे एक स्फीयर है, स्फीयर है जिसकी रेडियस जो है वो आर है। इसका इतना सा पोर्शन हमने काट लिया, ये पोर्शन यहां से हमने ऐसे काट लिया, ठीक है। ये सेंटर है। ये जो पोर्शन काट लिया बेटा, ये कुछ ऐसा मिलेगा हमें। इस टाइप का। इस टाइप का ये पोर्शन मिलेगा, ठीक है। अब देखो इस पोर्शन को दो तरीके से सिल्वरिंग की जा सकती है। इसकी मतलब एक तरफ को पॉलिश करते हैं, मिरर के लिए हम क्या करते हैं, एक साइड को पॉलिश करते हैं, दूसरी साइड रिफ्लेक्शन का काम करती है। अब एक साइड को पॉलिश करना हमारी इच्छा है, चाहे अंदर से पॉलिश कर दो चाहे बाहर से पॉलिश कर दो, ठीक है। अब देखो ये जो है, ये डायमीटर जो बनेगा, देखो जब इसको यहां से काटेंगे तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनेगा, और इस क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर होगा इसको बोलते हैं अपर्चर, लीनियर अपर्चर भी बोल देते हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड लीनियर अपर्चर। इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। ये पोर्शन हमें यहां से मिल गया। अब देखो इससे दो टाइप के मिरर बनाए जाते हैं। एक हमने क्या किया, अब देखो इस चीज को, ये एक्चुअल में ऐसा होता है, ये सर्कुलर शेप है और ये स्फेरिकल ऐसा कटा हुआ है, ऐसी शेप का होगा कुछ ये। लेकिन इसको नॉर्मली हम इस प्लेन में दिखाने के लिए कुछ ऐसा दिखाते हैं, सिर्फ ऐसा, ठीक है। ये ऐसा पोर्शन दिखा देते हैं। अब इसको देखो पॉलिश करने का एक तरीका तो ये है कि इस सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए, इसको सिल्वर कर दिया है और इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। दूसरा तरीका ये है, इसके इनर सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए। तो दो टाइप के मिरर बन गए। यदि इस आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए तो रिफ्लेक्शन जो है ये इधर से होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है। तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसी है, इस टाइप की, कॉनकेव साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और जिसकी कॉन्वेक्स साइड रिफ्लेक्शन का काम करती है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बेटा कॉनकेव को याद रख सकते हो, ऐसे केव टाइप में, ऐसे केव टाइप में बनी हुई है, तो ये कॉनकेव मिरर इस टाइप से याद रख सकते हो। तो दो टाइप के मिरर आ गए। उसी को यदि बाहर से पॉलिश कर दिए और कॉनकेव साइड जो है वो रिफ्लेक्शन का काम कर रही है तो कॉनकेव मिरर हो गया। और यदि ये जो आउटर सरफेस जो है कॉन्वेक्स सरफेस, ये रिफ्लेक्शन का काम करेगी तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अब ये जो मिरर होता है स्फेरिकल मिरर, इसके लिए कुछ स्फेरिकल मिरर जो है इसके लिए हम कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे यहां पे। जैसे ये कोई भी एक मिरर ले लेते हैं, तो हम ये कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, ये ठीक है। बेटा ये जो मिड पॉइंट है इसका, इसको बोलते हैं पोल, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। कोई भी एक मिरर ले लिया, ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये आ गया पोल। बेटा
ये स्फेरिकल मिरर जो है, जिस स्फीयर का पोर्शन रहा है उस स्फीयर का जो सेंटर है, जो यहां कहीं होगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, छोटे छोटे डेफिनेशन है। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट को बोलेंगे जो जिस स्फीयर का ये एक पार्ट रहा है, उस स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और देखो बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाली लाइन है, ये लाइन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और बेटा ये जो रेडियस है, ये आर जो है, इस आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन कुछ ऐसे समझ लो कि ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पोर्शन रहा है उस स्फीयर की जो रेडियस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, और ये जो लाइन है ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीजें डिफाइन कर देते हैं, जैसे ये अपर्चर हो गया, लीनियर अपर्चर। जो ये जो डायमीटर बनेगा ये लीनियर अपर्चर हो गया। एंगुलर अपर्चर हो तो बेटा ये जो है, ये एंगल, जितना पोर्शन हमने काटा है, ये जो एंगल है इसको एंगुलर अपर्चर बोल देते हैं। ठीक है। वैसे नॉर्मली लीनियर अपर्चर ही काम में लेते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस हो गई। इसके बाद कुछ डेफिनेशन है, जैसे एक है फोकस। तो पहले इसको नोट करो, फिर फोकस के डेफिनेशन पे आते हैं। पहले नोट कर लो, इसको लिख लिया होगा। छोटे छोटे डेफिनेशन लिख भी लेना बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। इसके बाद है फोकस। हाँ बेटा, फोकस जो है उसकी डेफिनेशन है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल यदि इंसिडेंट रेज आती हैं, इंसिडेंट रेज यदि इसके पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस एक पॉइंट पर वो मिलती हैं या फिर जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती हैं, वो जो पॉइंट है फोकस होता है। ठीक है, तो नोट करो, लिखेंगे इसमें if incident rays are parallel to principal axis, if incident rays are parallel to principal axis, then the point where these rays intersect the principal axis, where these rays intersect the principal axis after the reflection from mirror, after the reflection from mirror। ध्यान से समझना, इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेंगी, वो जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर जो कट कर रहे हैं वो पॉइंट, वो होता है फोकस। ठीक है, point where these rays intersect the principal axis after the reflection from mirror is called focus of that mirror, is called focus of that mirror। ठीक है, इसी में आगे लिखेंगे, and distance between pole and focus, and distance between pole and focus is called focal length। Distance between pole and focus is called focal length। ठीक है, वो फोकल लेंथ हो जाएगी।
इसी में आगे लिख लेना। एक होता है फोकल प्लेन। देखो जस्ट सपोज ये मैं बनाता हूं, इंसिडेंट रेज, ये देखो ये मिरर था, इंसिडेंट रेज ये है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इससे रिफ्लेक्शन के बाद ये यहां कट कर रही है, तो ये फोकस आ जाएगा। ठीक है, ये फोकस कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये जो डिस्टेंस है फोकल डिस्टेंस हो जाएगी एफ, और ये जो प्लेन है, ये प्लेन ऐसा, ये वाला प्लेन, ये प्लेन होगा फोकल प्लेन। तो लिख लेना इसमें ए प्लेन which is perpendicular to the principal axis, a plane which is perpendicular to the principal axis and passing through focus and passes through focus is called focal plane, is called focal plane। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशन है, फोकस की हो गई, पोल की हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, ये सब बातें हमने यहाँ पे कर ली, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन। ठीक है, लिख लिया होगा, मिटा दूं? अब देखो कोई हम फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं कि फोकल लेंथ कितनी रही होगी, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट पर कैसे डिपेंड करता है। देखो ये कोई मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट इंसिडेंट है, ये इसका सेंटर है। सेंटर है इसका मतलब ये है बेटा कि सेंटर से यदि इसको मिलाओगे, इस के किसी भी पॉइंट को, इसका स्फीयर के किसी भी पॉइंट को मिलाओगे तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे मतलब मैं कह सकता हूं जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट को सेंटर से मिलाओगे तो ये इसके नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा। तो ये जो एंगल है इसको मैं बोल सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां से देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि यदि एक सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट इधर से आएगी, ऐसे पास करेगी, और ये यहां काट रही है, ये फोकस है, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और ये जो लेंथ है पीएफ लेंथ, ये फोकल लेंथ हो जाएगी। तो स्मॉल एफ विल बी इक्वल टू पीएफ, पीएफ लेंथ जो होगी वो फोकल लेंथ होगी। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां से यहां की जो टोटल डिस्टेंस है ये आर है, पोल से सेंटर की डिस्टेंस। ये एंगल आई था तो ये एंगल भी क्या हो गया, आई हो गया। इंसिडेंट एंगल आई था और रिफ्लेक्शन के बाद भी एंगल आई रह गया। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इंसिडेंट लाइट है, दोनों पैरेलल है। फोकस के लिए दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल। पैरेलल है तो यहां पे दोनों पैरेलल को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी ऐसे, तो ये जेड फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, आई के इक्वल आ जाएगा। अब देखो जो ट्रायंगल हो गया, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं सपोज कुछ सेंटर ए बोल दिया, इसको बोल देता हूं एम। क्या बोल दिया, एम। जो ट्रायंगल बन गया सी एफ एम, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये दो जो एंगल हैं ये सेम हो गए, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। कैसा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो इस ट्रायंगल में यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, यदि यहां से ऐसे एक परपेंडिकुलर इस पे डाला जाए तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में यदि यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दोनों साइड जो हैं इक्वल होती है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर जो है इस साइड का बाइसेक्टर भी होता है। यहां से जो परपेंडिकुलर डाला है ये इस साइड को बाइसेक्ट करता है, जितनी लेंथ ये होगी उतनी ये होगी। इस पॉइंट को मैं एन बोल देता हूं। तो देखो
डिस्टेंस सी एम जो है ये आर के इक्वल है, ये तो मुझे पता है रेडियस के इक्वल है। और मैं कहूंगा जो एम एन है ये बराबर होगी एन सी के। ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी, कितनी हो जाएंगी, हाफ हाफ हो जाएंगी, आर बाई टू आर बाई टू। मतलब ये जो डिस्टेंस है मेरे को आर बाई टू मिल गई। फिर से दोबारा समझा रहा हूं बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये रिफ्लेक्शन एंगल भी सेम आ गया, और ये पैरेलल है दोनों, तो ये एंगल आई है तो ये भी आई हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल में दोनों बेस एंगल जो है वो सेम हो गई, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में यदि यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये इस साइड को दोनों को इक्वल लेंथ में डिवाइड करेगा, तो ये टोटल लेंथ जो थी ये रेडियस के इक्वल थी, तो आर बाई टू ये बन गया, आर बाई टू ये बन गया। अब छोटा वाला ट्रायंगल देखो एफ सी एन में, तो ये लेंथ है एफ सी, एफ सी लेंथ जो है दिस विल बी इक्वल टू आर, मैं कहूंगा एफ सी, सॉरी ऐसे कह सकता हूं, एफ सी कोस आई विल बी इक्वल टू एन सी। ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है ये इसका कोस वाला कंपोनेंट तो है, तो एफ सी जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू एन सी, एन सी हो गया आर बाई टू, और कोस इधर आएगा तो सेक आई। ठीक है, तो मैं कहूंगा ये जो लेंथ है ये आ गई आर बाई टू सेक आई, तो पी एफ विल बी इक्वल टू आर, या इसको मैं बोल सकता हूं सी पी माइनस एफ सी। इस टोटल लेंथ में से ये माइनस कर दी तो ये इधर वाली लेंथ आ जाएगी। पीएफ जो है बेटा ये इस फोकल लेंथ के इक्वल है। सीपी जो है वो सेंटर से इस पोल की डिस्टेंस है जो कि रेडियस के इक्वल होती है। एफ सी जो है वो आ गया आर बाई टू साइन सेक आई, ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो है वो होगी आर माइनस आर बाई टू सेक आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। अब देखो, लेकिन जो ये मिरर लेते हैं हम स्मॉल अपर्चर का मिरर लेते हैं, वी यूज मिरर ऑफ वेरी स्मॉल अपर्चर, वेरी स्मॉल अपर्चर है, मतलब ये जो लेंथ है ये वाली जो लेंथ है, या फिर मैं कहूं उसका डायमीटर जो है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। तो इस रेडियस के कंपेयर में बहुत छोटा हो गया। ऐसे समझो एक बड़ा सा स्फीयर है लेकिन उसमें से छोटा सा पोर्शन काटते हैं हम मिरर के लिए, तो उस केस में क्या होता है, जब ये बहुत छोटा है तो मैं कहूंगा कि ये वाली जो लेंथ है ये वाली लेंथ बहुत कम हो जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा। सो आई विल बी वेरी स्मॉल, आई जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा। ऐसे समझो ये स्फीयर है, ये सेंटर है, यहां पे सिर्फ हम इतनी सी लेंथ काट रहे हैं इसमें। तो अब देखो ये जो मिरर बनेगा इसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, देखो यहां से जब पैरेलल लाइट आएगी तो नॉर्मल का जो ये एंगल है ये बहुत छोटा बनेगा। देखो मैं दिखा भी नहीं पा रहा इसको डायग्राम में, बहुत छोटा एंगल बनेगा। तो समझो कि जब भी स्मॉल अपर्चर बोल दे, या फिर एक तरीका और होता है इसको बोलने का, पैराक्सियल रेज बोल देता है। स्मॉल अपर्चर बोल दे या फिर पैराक्सियल रेज। पैराक्सियल रेज का मतलब है बेटा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके बिल्कुल पास में रेज जो आती है उसको पैराक्सियल रेज बोलती है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास में, मतलब उस केस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इस केस में हो गया स्मॉल। तो आई जब बहुत छोटा होगा तो मैं कहूंगा लगभग, तो कोस आई वो लगभग 1 हो जाएगा, तो सेक आई ये भी लगभग 1 हो जाएगा। अब देखो जब एंगल बहुत छोटा होता है साइन थीटा को थीटा लिखते हैं और कोस थीटा को लगभग 1 लिख देते हैं, तो वही बात है, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो फोकल लेंथ जो है वो लगभग r माइनस आर बाई टू आ जाएगी, तो फोकल लेंथ जो है वो r बाई टू होगी कांस्टेंट। क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगी।
तो देखो वैसे जो बड़ी साइज का मिरर ले लेंगे या मार्जिनल रेज जो इस प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर वाली रेज है उनकी बात करेंगे, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस पर फोकल लेंथ डिपेंड करेगी। लेकिन यदि हम उस रेज की बात करें जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास में आ रही है, या फिर जो हमने मिरर लिया है ये बहुत ही कम अपर्चर का है, उस केस में जो फोकल लेंथ है वो r/2 आएगी, कांस्टेंट आएगी। ठीक है, इसको नोट करो, नोट कर लो बेटा, लिख लिया होगा तो नीचे लिख भी लेंगे, लिख लेंगे नोट करके। देखो एक्चुअल में होता क्या है, यदि हमने ये स्मॉल अपर्चर का मिरर नहीं लिया होता तो सारी रेज एक पॉइंट पर नहीं मिल पाती, क्योंकि उसका फोकल लेंथ जो है वो हर एक की अलग अलग हो जाती, तो पोल से अलग अलग डिस्टेंस पे वो लाइट इंटरसेक्ट करती, तो वो अच्छी इमेज फॉर्मेशन नहीं करता। इस डिफेक्ट को बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन ये मैं लास्ट में बता दूंगा एक बार दोबारा से। तो ये बात समझ में आ गई कि अलग अलग फोकल लेंथ आ जाएगी उस केस में, और इसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल अपर्चर का मिरर यूज करते हैं। तो लिख लेना, फॉर मिरर ऑफ वेरी स्मॉल अपर्चर, फॉर मिरर ऑफ वेरी स्मॉल अपर्चर, और वी कैन से फॉर पैराक्सियल रेज, और वी कैन से फॉर पैराक्सियल रेज। पैराक्सियल रेज भी वही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास में है। ठीक है, फॉर पैराक्सियल रेज the focal length of that mirror, the focal length of that mirror will be equal to r/2, will be equal to r/2, where r is the radius of curvature of that mirror, where r is the radius of curvature of that mirror। तो देखो आगे से वो सिर्फ कुछ नहीं बोलेगा, यदि मिरर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो मानना है हमें वो स्मॉल अपर्चर का मिरर है, क्योंकि हम जितने भी जो मिरर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें सारे केस में स्मॉल अपर्चर वाला ही यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट है ये। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हर केस में अपने को क्या मानना है, नेग्लिजिबल मानना है, बहुत स्मॉल मानना है, और फोकल लेंथ हमें r/2 लेनी है। वो रेडियस दे देगा तो सीधा उसका हाफ कर दो, वो इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लिया, इसको मिटा दूं। एक चीज और देखो, जो फोकल लेंथ है बेटा वो है r/2 माइनस r/2 sec i। यदि कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया हो तो उस केस में मैं फोकल लेंथ निकाल भी सकता हूं। और ये जो r/2 डिस्टेंस है फोकल लेंथ, ये मैक्सिमम फोकल लेंथ है, इससे ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं आएगी। देखो एक सिंपल सा फंक्शन है f इज इक्वल टू r/2 माइनस r/2 sec i। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि लगभग 0 है तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा r/2। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो फोकल लेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी। तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा है कि ये एक मिरर है, यहां से कह रहा है कि एक रे ऐसे आ रही है, यहां से ये यहां जा रही है, यहां से ये यहां जा रही है, फिर यहां से ऐसे जा रही है। ये रे डायग्राम दे रखा है एक मिरर के लिए। पूछा है इज इट पॉसिबल, इफ यस देन व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोला कि ये पॉसिबल है, यदि ऐसा पॉसिबल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। चलो चेक करते हैं पॉसिबल है नहीं। एक तरीका तो ये है कि पैरेलल इंसिडेंस रे कहां का इंटरसेक्ट कर रही है, पोल पर। इसका मतलब इस केस में पोल और फोकस एक ही जगह हो गए। अब फोकस यदि यहीं पहुंच गए, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई, 0। एक तरीका तो ये है जो अभी हमने फोकल लेंथ निकाली थी r माइनस r/2 sec i, उसको 0 के इक्वल कर दो, वहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है वो देखो हम कर रहे हैं। अब मैंने कहा ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर,
डायग्राम तुम अलग बनाना सॉल्यूशन का। यहां से हम इसके ऊपर नॉर्मल डाल देंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। तो मैंने कहा ये आई एंगल है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। बोलो होना चाहिए या नहीं। अब देखो ये आई एंगल बन गया, ये जो लेंथ है ये इस पॉइंट को तो मैं P बोल रहा हूं और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं M। तो ध्यान से देखना CM जो है वो CP के इक्वल है और रेडियस के बराबर है। अरे ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये जो बेस एंगल हैं ये भी इक्वल होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो ये जो एंगल है यहां वाला ये भी कितना हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रही है, तो ये आई है तो यहां वाला जो एंगल है ये भी आई हो जाएगा। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम है, मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मैं यहां पे कहूंगा 3i विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो i इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हाँ पॉसिबल है, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे 60 डिग्री हो जाए तो उस केस में ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन केवल मार्जिनल रेज के लिए होगा। ये 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट पैराक्सियल रेज का नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा इसका जो अपर्चर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपेरेबल में होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो पॉसिबल तो है ऐसा, लेकिन ओनली फॉर मार्जिनल रेज, नॉट फॉर पैराक्सियल रेज। और उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होना चाहिए। तुम यदि वो फोकल लेंथ को 0 करके करोगे तो वहां से भी सेम आंसर आ जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नोट कर लो इसको, स्क्रीन को पोज करो और इसको नोट कर लो बेटा, लिख लिया होगा। इसके बाद देखो स्फेरिकल मिरर के लिए हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखो, ये कोई मिरर है, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसा ले लेते हैं, इस टाइप का मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है बेटा। तो देखो सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की तरफ है तो रेज जो है वो इधर से आ रही होगी। यदि कोई रे इधर से आएगी तो इधर तो सिल्वर पॉलिश कर रखी है हमने, तो कोई रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होगा, लेकिन इस साइड से आनी चाहिए इसके लिए रेज। तो इधर से रेज आ रही है ऐसे, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसके लिए साइन कन्वेंशन हम बात करते हैं। जो पोल है, ये पोल है, तो टेक पोल एज ओरिजिन। पोल हमेशा ओरिजिन बनेगा 0, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डायरेक्शन बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या बनेगी, एक्स डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन में भी बात आती है, पॉजिटिव एक्स किधर होगा, निगेटिव एक्स इधर होगा। बेटा ऐसा थोड़ा है कि हमेशा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स, इसको निगेटिव एक्स, ऐसा जरूरी नहीं है। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स लेंगे तो ये इधर की तरफ निगेटिव एक्स एक्सिस बन जाएगी। तो हमें डायरेक्शन जो पॉजिटिव एक्स है वो इंसिडेंट रेज के हिसाब से लेनी पड़ती है, ठीक है। टेक डायरेक्शन ऑफ प्लस एक्स एक्सिस in the direction of the incident rays। जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रेज आ रही है उसको पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में आ रही है तो इधर पॉजिटिव। अब सोचो ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसका मतलब ये जो है इधर की तरफ, यहां से इधर ये प्लस एक्स एक्सिस रहा होगा, और इधर की तरफ जो है ये माइनस एक्स एक्सिस रहा होगा। क्यों, क्योंकि ओरिजिन से डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे हैं उसके इधर, मतलब ओरिजिन से इधर ये प्लस एक्सिस, ये माइनस एक्सिस, मतलब यहां जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट होंगे और इधर निगेटिव कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है।
अपवर्ड जो ऊपर की तरफ है ये, इसको हम प्लस वाई लेंगे, और नीचे की तरफ है इसको हम माइनस वाई लेंगे। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर को हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे को हम निगेटिव लेंगे। मेन चीज है एक्स एक्सिस सेलेक्ट करना, वो है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज के हिसाब से। जैसे यदि ये मिरर ऐसा ना होकर के ऐसा होता, तो ये पोल होता, इसको ओरिजिन लेते। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की तरफ है तो पक्का है इंसिडेंट रेज इधर रही होंगी। ये है इंसिडेंट रेज। यदि इंसिडेंट रेज इधर की तरफ है तो ये वाली जो एक्सिस आएगी इस साइड में, ये प्लस एक्स एक्सिस आएगी, और इधर की तरफ जो आएगी ये माइनस एक्स एक्सिस आएगी। ऊपर को हम प्लस वाई लेंगे, नीचे को हम माइनस वाई लेंगे, ये ओरिजिन होगा। मतलब इधर वाले सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव के, इधर वाले सारे कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव या नेगेटिव लेना डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ठीक है, ये सब चीजें 10th क्लास में पढ़ चुके हो, फिर से एक बार दोबारा से बताई जा रही है, नोट कर लो इसको, लिख लिया होगा। अब देखो इमेज फॉर्मेशन, बाय स्फेरिकल मिरर। देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया था कि हमें दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए मिनिमम। देखो मैंने बताया था जो इमेज है वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या इंटरसेक्ट करती हुई लगेंगी, ऐसा लगेगा इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो इमेज बनेगी। यदि रियल में इंटरसेक्ट करेंगे तो रियल इमेज बनेगी। यदि हमें ऐसा महसूस होगा कि इंटरसेक्ट कर रही है एक्सटेंड करने पर, तो वो इमेजनरी बन जाएगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो अब देखो दो रेज चाहिए, लेकिन कौन सी दो रेज, किन दो रेज को लें जो बड़ी आसानी से आती हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं हमें जो ध्यान रखने चाहिए। तो पहला पॉइंट, पॉइंट करके लिखेंगे। पहला पॉइंट देखो, जो इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास होती है। हमेशा किससे पास होगी? फोकस से। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, इफ इंसिडेंट rays are parallel to principal axis, if incident rays are parallel to principal axis, then after reflection they pass और ब्रैकेट में लिख देना appearing to pass, या तो रियल में पास करेंगे या फिर appearing to pass through the focus of the mirror, through the focus of the mirror। जैसे ये है बेटा, पैरेलल रेज ऐसे आ रही है, ये पैरेलल लाइन, रिफ्लेक्शन के बाद ये यहां से पास करेगी, तो ये जो है ये फोकस। यदि मैं मिरर ऐसा लेता कॉन्वेक्स, ये रेज आई, रिफ्लेक्शन के बाद तो ये डाइवर्ज हो जाएंगे ऐसे, वो तो कन्वर्ज कर रहा था, ये डाइवर्ज करेगा, तो पक्का है ये फोकस जो है यहां रहा होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये एक स्फीयर जो है, पूरा स्फीयर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा जिसका सेंटर पक्का है कुछ यहां रहा होगा, तो फोकस जो है वो यहां रहा, तो इसका फोकस इधर रहेगा, इसका फोकस इधर रहेगा। ठीक है ना। यदि हम साइन कन्वेंशन से बोलें तो बेटा ये रहता है ओरिजिन, ये रहता है ओरिजिन, और ये फोकस यहां पे है, सेंटर यहां पे है। तो ध्यान से देखना बेटा, ये है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर के लिए यदि मैं बात करूं, यहां पे देखो इंसिडेंट रेज ऐसे हैं,
तो ये प्लस एक्स एक्सिस होगी, तो ये पॉजिटिव के होंगे और ये निगेटिव के, मतलब फोकस और सेंटर जो है निगेटिव होंगे। यहाँ पे फोकस और सेंटर जो है निगेटिव कोऑर्डिनेट में होंगे। फोकस एंड सेंटर विल हैव निगेटिव कोऑर्डिनेट। ये इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है, ऐसा बोल देते हैं। वैसे तो लेंथ है, लेकिन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए इसके लिए इसका जो फोकस है वो निगेटिव होगा। लेकिन इस वाले केस में देखो इंसिडेंट रेज है, पॉजिटिव डायरेक्शन यही होगी, तो देखो सेंटर से इधर है पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव, इसके लिए एफ ग्रेटर देन 0 होगा, इसके लिए एफ लेस देन 0। ये जस्ट बता रहा हूं डायरेक्शन वाला। बाकी मेन चीज तो है, पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी या पास करती हुई हमें रियलाइज होगी कि ऐसे पास कर रही है। ठीक है, इसको लिख लिया। सेकंड पॉइंट, दूसरा इसका अपोजिट है। देखो यदि इंसिडेंट रेज फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नोट कर लो, इफ इंसिडेंट रेज passing through focus, if incident rays are passing through focus, then after reflection they will become parallel to the principal axis. They will become parallel to the principal axis. जैसे सपोज यहां से कोई रेज आ रही है जो इससे पास कर रही है, ये फोकस था, इससे पास कर रही है ऐसे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज ऐसे हो जाएंगी। यदि ये वाला मिरर रहा होता तो फोकस इसका यहां है, तो इससे तो पास करेंगे नहीं, लेकिन पास करती हुई ऐसे रियलाइज होंगी हमें कि पास करती, ये आगे जाते तो पास करती, लेकिन ये पहले इसको क्या कर देगा, ऐसे भेज देगा। ठीक है, ये फोकस है, इधर से निकल जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। वो फोकस से पास करती है, फोकस से पास करती महसूस हो रही है, लेकिन ये पैरेलल बन जाएगी। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखेंगे। देखो बेटा, यदि कोई इंसिडेंट रेज सेंटर से पास करती है, तो देखो सेंटर से कोई भी रेज पास करेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वहीं की वहीं उसी लाइन के अलोंग रिवर्स हो जाएंगे, मतलब अपना पाथ रिट्रेस कर देंगी स्टार्ट। क्योंकि सेंटर से पास करने का मतलब जब वो स्फीयर पे जाएगी तो वो नॉर्मली इंसिडेंट होगी, मतलब कह सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, सरफेस के नॉर्मल आएगी, और नॉर्मल इंसिडेंट होगी रिफ्लेक्ट होकर वापस बैक हो जाएगी। तो लिखेंगे इफ इंसिडेंट रेज आर पासिंग थ्रू center of the curvature, if incident rays are passing through the center of the curvature, then after reflection they will retrace their path, जैसे ये सेंटर है, यहां से कोई रे पास हो रही है, ऐसे जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे लौट जाएगी, क्योंकि ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी। यहां से कोई इधर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस ऐसे लौट जाएगी। दूसरे केस में मिरर यदि ऐसा ले लेंगे तो सेंटर यहां होगा, तो रेज इधर तो आएंगी ही नहीं, क्योंकि इधर तो सिल्वर किया हुआ है, तो हमें ऐसा लगेगा कि यहां से रेज आ रही है और वो टकरा के वापस ऐसे चलेगी। तो ये हमें यहां पे इमेजिनरी होंगी, ये इमेजिनरी ऑब्जेक्ट रहा होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, यदि बेटा कोई इंसिडेंट रे पोल पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद
जितना एंगल पे वो इंसिडेंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस से उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लिखेंगे if rays are incident at the pole, if rays are incident at the pole, then after reflection they will make the same angle with the principal axis, they will make the same angle with the principal axis as before the reflection, as before the reflection। देखो यहां से ऐसे आ रही है, जितने एंगल पे इंसिडेंट होंगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे आएंगे तो ऐसे चले जाएंगे, दूसरे केस में भी ऐसा ही होगा बेटा, यदि ऐसे आएंगी तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चलेगी। ये जो एंगल है ये सेम है। ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, इमेज फॉर्मेशन में काम आती है, नोट कर लो। लिख लिया होगा बेटा? देखो कुछ चीजें हमें पहले से पता है, मेरे ख्याल से 10th क्लास में अच्छे से पढ़ाया जाता है ये सब चीजें। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज। देखो ऑब्जेक्ट को यदि इन्फिनिटी पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी? एट फोकस। ऑब्जेक्ट यदि सेंटर पर होगा तो इमेज बनेगी सेंटर पर, सेंटर पे ऑब्जेक्ट होगा तो सेंटर पे। ये सब पढ़ाया जाता है बेटा 10th क्लास में, यदि नहीं है तो एनसीईआरटी से देख लेना, इसकी इमेज फॉर्मेशन बता भी रखे हैं। बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर, यदि इंफिनिटी और सेंटर के बीच में रखेंगे तो फोकस देखो सॉरी इमेज जो है फोकस और सेंटर के बीच में बन जाएगी, बिटवीन एफ एंड सी। देखो इंफिनिटी पे रखा तो फोकस पे, सेंटर पे लेके आएगा तो ये भी सेंटर पे मूव करके आ जाएगी। इंफिनिटी और सेंटर के बीच में रखेंगे तो ये फोकस और सेंटर के बीच में होगी। अब इसको यदि बिटवीन सेंटर एंड फोकस रखेंगे, यदि ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के बीच में लाएंगे तो इमेज जो है वो बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी बन जाएगी। और इमेज ऑब्जेक्ट को यदि फोकस पे रखेंगे तो इमेज जो है वो इंफिनिटी पे चली जाएगी। ये सारे रे डायग्राम बेटा बना सकते हो तुम खुद से, ठीक है। इसके बाद यदि हम बिटवीन पोल, ये सब हम बना रहे हैं फॉर कॉनकेव मिरर, लिख लेना कॉनकेव मिरर के लिए। बिटवीन पोल एंड फोकस तो इमेज जो है वो बनेगी बिटवीन माइनस इंफिनिटी या फिर कहें इंफिनिटी एंड पोल, और ये बनेगी वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं पता होनी चाहिए। जैसे एक केस के लिए मैं बना के दिखा देता हूं। ये है बेटा, ये सेंटर है, ये फोकस है, और यहां ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी और सेंटर के बीच में, तो ये मिरर है। पैरेलल लाइट डालो, फोकस से पास करेगी, ठीक है। सेंटर यहां ले लेते हैं, इंफिनिटी और सेंटर के बीच में पैरेलल लाइट फोकस से पास करेगी। दूसरी लाइट डालो पोल पर, तो इतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इमेज यहां बन जाएगी। ये ए बी रहेगा तो ये ए डैश बी डैश रहेगा, ठीक है ना। इस केस में ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज छोटी होगी, ये सब बताया जाता है, ठीक है। और नहीं पता है तो एक बार नोट्स एनसीईआरटी देख लेना, उसमें सब बता रखा है।
ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी। वैसे आगे सारे फॉर्मूले वगैरह डेराइव करेंगे हम। छोटी इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी, रियल बनेगी। जैसे इस केस में बिटवीन इंफिनिटी टू सेंटर रखेंगे तो ये वाला केस होगा, जिसमें इमेज डिमिनिश्ड होगी मतलब छोटी होगी, इन्वर्टेड होगी मतलब ऊपर ऑब्जेक्ट है तो नीचे बनेगी, और रियल होगी। सेंटर टू फोकस रखेंगे तो इसमें इमेज जो है वो मैग्नीफाइड होगी, बड़ी होगी, और इसमें भी इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। लेकिन यहां रखेंगे तो इमेज जो है वो बड़ी होगी, मैग्नीफाइड, बट इरेक्ट सीधी होगी। इस बार उल्टी नहीं होगी, ठीक है, और वर्चुअल होगी। ये सब चीजें मेरे ख्याल से पहले से तुम्हें आती होंगी, इसको मेरे को दोबारा से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस बार बोर्ड के हिसाब से, ये बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ये बोर्ड में ही काम आने वाली चीजें थी, और बोर्ड में इस बार रिफ्लेक्शन को हटा दिया है, इसलिए मैं इसको ज्यादा वो नहीं दे रहा हूं। लेकिन फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि काम आता है, क्योंकि ये चीजें क्वेश्चन को सोचने में काम आती है कि क्या हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आता है मिरर फॉर्मूला, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।